नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। हम बीएससी फाइनल ईयर में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने इसमें देखा कॉलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जहाँ कॉलिजन थ्योरी कहती है कोई भी रिएक्शंस तभी संभव है जबकि उनके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में टक्कर हो, लेकिन यह टक्कर तभी पूर्ण रूप से सफल होती है जब टक्कर के फलस्वरूप क्रियाकारक अणु के पास इतनी ऊर्जा प्राप्त हो ताकि वह सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करके उस क्रियाकारक को उत्पाद में बदल दे। वहीं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने से पहले एक हाई एनर्जी युक्त स्पीशीज़ बनाता है जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उच्च ऊर्जा वाली स्पीशीज़ होती है जहां एटम वीकली बाउंड होते हैं, दुर्बल बंध से बंधित होते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के पश्चात यह स्पीशीज़ तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस इन रिएक्शन काइनेटिक्स, या फिर कहें रिएक्शन जिनके सिंपल ऑर्डर नहीं होते। ऐसी रिएक्शंस जो बाधक अभिक्रियाओं के बिना एक ही दिशा में चलती हैं वो अपवाद स्वरूप ही संपन्न होती हैं। इन रिएक्शंस में कई तरह की जटिलता पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से फर्स्ट ऑर्डर की 3 प्रकार की कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल और ऑपोजिंग रिएक्शंस। क्या है ये? जब एक या अधिक रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं और क्रिया एक ही डायरेक्शन में चलती है जिसमें क्रियाकारक का परिवर्तन होता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। मोस्टली हम देखते हैं रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती हैं, अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन से मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनता है तो उस रिएक्शन को कहा जाता है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन उन्हीं दिशाओं में होती है जिसमें प्रत्यक्ष अभिक्रिया होती हैं। यहाँ हम 2 ऐसी अभिक्रिया ले रहे हैं जो दोनों दिशाओं में चल रही है, अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज एक रिएक्टेंट है ए, जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट पी बनाता है तो उस अभिक्रिया से संबंधित नियतांक की वैल्यू होती है K1। इसी तरह जब प्रोडक्ट बी वापस रिएक्टेंट बनाता है तो उस समय साम्य स्थिरांक की वैल्यू होती है K1 डैश। माना प्रारंभिक सांद्रता अर्थात t बराबर 0 पर रिएक्टेंट A की सांद्रता है स्मॉल a और B की सांद्रता है 0, और t समय पश्चात या साम्य पर रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन हो जाती है A-x तथा B की कंसंट्रेशन होती है x। तो मैं लिख सकती हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू dx अपॉन में dt, या इसकी जगह लिख सकते हैं K1 A-x। उसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में लिख सकती हूँ K1 डैश x। चूँकि साम्य पर अगर हम देखें अग्र दिशा में अभिक्रिया का कुल वेग बराबर होता है अग्र वेग माइनस प्रतीप वेग, फॉरवर्ड वेलोसिटी माइनस रिवर्स वेलोसिटी। तो मैं लिख सकती हूँ dx अपॉन में dt इज इक्वल टू dx अपॉन में dt फॉरवर्ड माइनस dx अपॉन में dt रिवर्स। यहाँ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रिएक्शन वेलोसिटी लिखने के बाद हमें प्राप्त होता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू K1 A-x माइनस K1 डैश x। इसे नाम दिया इक्वेशन 1। चूँकि A-x A की कंसंट्रेशन है और x B की कंसंट्रेशन है, तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती हूँ dx अपॉन में dt इज इक्वल टू K1 इंटू CA माइनस K1 डैश
सी बी। चूँकि साम्य पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है, तो मैं लिख सकती हूँ K1CA इज इक्वल टू K1-CB। अब माना इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन XE है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ dx/dt इज इक्वल टू K1 ब्रैकेट में A माइनस XE माइनस K1-XE इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें फाइनली K1 बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। K1 इज इक्वल टू K1 A माइनस XE अपॉन में XE। इसे इक्वेशन नाम दिया 4। अब K1 की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो मुझे प्राप्त होता है dx/dt इज इक्वल टू K1 A माइनस x माइनस K1 x A माइनस XE अपॉन में XE। इसको सॉल्व करने पर फाइनली मुझे मिलता है dx/dt इज इक्वल टू K1A XE माइनस x अपॉन में XE। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ dx/XE माइनस x इज इक्वल टू K1A dt अपॉन में XE। अब इस इक्वेशन को यदि मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे प्राप्त होता है नेगेटिव ln XE माइनस x इज इक्वल टू K1A अपॉन में XE t प्लस c। अब कंडीशन अप्लाई करने पर t बराबर 0 पर, क्योंकि x बराबर 0 है, तो मैं लिख सकती हूँ नेगेटिव ln XE इज इक्वल टू c। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 6 में यदि मैं पुट करूँ तो मुझे प्राप्त होता है नेगेटिव ln XE माइनस x इज इक्वल टू K1 A अपॉन XE इंटू टी माइनस ln XE। तो फाइनली यहाँ से मुझे प्राप्त होता है ln XE अपॉन में XE माइनस x इज इक्वल टू K1A t अपॉन में XE। यहाँ से मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 फाइनली प्राप्त होता है। K1 इज इक्वल टू XE अपॉन में AT इंटू ln XE अपॉन में XE माइनस x। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 7। अब हम पहले वाली इक्वेशन 4 को यदि मैं देखूं तो मैं लिख सकती हूँ K1 A माइनस XE माइनस K1 XE इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे K1 की वैल्यू प्राप्त होती है K1 प्लस K1 XE अपॉन A। इसे नाम दिया इक्वेशन 8। अब मैं इक्वेशन 7 और 8 को यदि कंपेयर करूँ तो मुझे प्राप्त होता है K1 प्लस K1 अपॉन A इंटू XE इज इक्वल टू XE अपॉन में AT ln XE अपॉन XE माइनस x। तो यहाँ से मुझे फाइनली समय की वैल्यू प्राप्त होती है t बराबर 2.303 अपॉन में K1 प्लस K1 इंटू लॉग XE अपॉन XE माइनस x। अगर आप देखें तो यह इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशन से रिजेंबल करती है, समानता दर्शाती है। अगर मैं K1 प्लस K1 को K मानूं तो यहाँ तो मैं इसको K लिख सकती हूँ। XE की जगह वहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन A, और XE माइनस x की जगह वहाँ लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यह प्रथम कोटि रिएक्शन का ही व्यंजक है, जिसमें प्रारंभिक सांद्रता के स्थान पर हमने क्या लिखा हुआ है, साम्य सांद्रता XE। तो ये तो बात हुई रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम दूसरी तरह की रिएक्शन देखें जिसका नाम है कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्या होती है ये कंसेक्यूटिव और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस? इस तरह की रिएक्शंस में एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाता है, अर्थात ये एक सीक्वेंस में चलती है, एक चैन में चलती है। इन्हें हिंदी में कहते हैं क्रमागत अभिक्रियाएं।
क्रमागत अभिक्रिया से मतलब है जो क्रम वाइज चल रही हैं, एक सीरियल में चल रही हैं, जिसमें अभिक्रिया की पूरी एक श्रेणी संपन्न होती है, जिसमें उत्पाद आगे से आगे रिएक्शन करता रहता है और एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़, रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणियाँ, जहाँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनने के बाद क्योंकि वो अनस्टेबल होता है तो वह दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाता है और ये वो रिएक्शन तब तक चलती है जब तक कि कोई स्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हो जाता। इस तरह की अभिक्रियाओं में सभी पदों के वेग नियतांक समान नहीं होते और हम वेग नियतांक निर्धारित करते हैं सबसे स्लोएस्ट स्टेप से। जो सबसे धीमा पद संपन्न होता है उसके द्वारा हम वेग नियतांक की गणना करते हैं। तो इसको अगर हम देखें, कोई रिएक्शन ली है मैंने जिसमें रिएक्टेंट A है, वो प्रोडक्ट B बना रहा है तथा प्रोडक्ट B फिर आगे रिएक्शन करके प्रोडक्ट C बना रहा है, अर्थात B रिएक्टेंट का काम भी कर रहा है और प्रोडक्ट का भी। अब मैं देखूँ, अगर T बराबर 0 है तो उस पर प्रारंभिक सांद्रता A की होगी स्मॉल a, B और C की सांद्रता होगी 0। अब T समय पर A की सांद्रता x, B की y और C की z है, तो मैं लिख सकती हूँ टोटल कंसंट्रेशन ऑफ A, रिएक्टेंट A की प्रारंभिक सांद्रता A बराबर है T समय पर सांद्रता x, y, z के योग के बराबर। तो मैं लिख सकती हूँ रिएक्टेंट A के लुप्त होने का वेग माइनस dx/dt इज़ इक्वल टू k1x, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1। प्रोडक्ट B के बनने की गति होगी dy/dt इज़ इक्वल टू k1x माइनस k1 डैश y। प्रोडक्ट C के बनने की गति होगी dz/dt इज़ इक्वल टू k1 डैश y। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखूं, माइनस dx/dt इज़ इक्वल टू k1x, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ माइनस dx/x इज़ इक्वल टू k1 dt। अब मैं इस इक्वेशन को यदि इंटीग्रेट करूँ तो मुझे मिलता है नेगेटिव ln x इज़ इक्वल टू k1t प्लस c। जब t बराबर 0 है तो उस पर कंसंट्रेशन x बराबर होती है a के। तब मैं अगर ये वैल्यू इक्वेशन 4 में रखूँ तो मुझे c की वैल्यू प्राप्त होती है नेगेटिव ln a। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करने पर मुझे मिलता है नेगेटिव ln x इज़ इक्वल टू k1t माइनस ln a। तो मैं लिख सकती हूँ ln a अपॉन x इज़ इक्वल टू k1t। इसे नाम दिया मैंने इक्वेशन 5। तो इसको फाइनली इस तरह से भी लिखा जाता है इस इक्वेशन को, x इज़ इक्वल टू a e की पावर माइनस k1t। अर्थात हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन समय के साथ धीरे तेज़ी से घटती जाती है। ये तो बात हुई x की वैल्यू ज्ञात करने की। अब नेक्स्ट हम देखें, अब हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इक्वेशन 6 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में यदि मैं पुट करूं तो मुझे प्राप्त होता है dy/dt इज़ इक्वल टू k1a e की पावर माइनस k1t माइनस k1 डैश y। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 7। यह एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें निम्न सॉल्यूशन प्राप्त होता है y इज़ इक्वल टू k1a अपॉन में k1 डैश माइनस k1 ब्रैकेट e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k1 डैश t। इसे नाम दिया इक्वेशन 8। अब यहाँ से ये हमें प्राप्त हुई y की वैल्यू। अब हम z का यदि मान ज्ञात करना है तो x फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करूं, जहां z लिखा था हमने z बराबर है a माइनस एक्स माइनस y के, तो मैं लिख सकती हूँ z बराबर a माइनस a की पावर a e की पावर माइनस k1t माइनस k1a अपॉन में k1 डैश माइनस k1 ब्रैकेट e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k1 डैश t। तो यहाँ फाइनली मुझे z की वैल्यू प्राप्त होती है a अपॉन k1 डैश माइनस k1
ब्रैकेट K1 डैश माइनस K1 डैश e की पावर माइनस K1t ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट K1 माइनस K1 e की पावर माइनस K1 डैश t। इसे नाम दिया मैंने इक्वेशन 9। अब इस रिएक्शन की कुल गति वेग नियतांकों की मात्रा पर निर्भर करेगी। कैसे? यदि K1 का मान ज़्यादा है K1 डैश से, अर्थात A से B बनने की दर तेज है बजाय कि B से C बनने की दर के, तो मैं लिख सकती हूँ सेकंड स्टेप वेग निर्धारक होगा, अर्थात B से C बनने वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यदि K1 डैश की वैल्यू ज़्यादा है K1 से, अर्थात B से C बनने की दर तेज है बजाय कि A से B बनने के, तो मैं लिख सकती हूँ A से C बनने वाला पद वेग निर्धारक पद होता है। अब इसमें यदि आप ग्राफ देखें तो इसे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यहाँ हमने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ में जो ग्राफ यह बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तेज़ी से घट रही है, वह तो रिएक्टेंट ए को बताता है, और जिस ग्राफ में कंसंट्रेशन पहले बढ़ रही है फिर घट रही है वो बी के रेस्पेक्ट में है, और जिसमें कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है वो सी के संदर्भ में ग्राफ बताता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर, पायरोलिसिस ऑफ एसीटोन और रेडियो एक्टिव चेन। तो आज आपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन देखी, रिवर्सेबल रिएक्शंस और पैरेलल रिएक्शंस। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।